नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन पूछा जाता है। दोस्तों, ये सभी आपके पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है ना। तो जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण जो है किस शासक के काल में किया गया। पहला ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है आपका अशोक और चौथा है आपका चंद्रगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन है आपका नरवर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन, तीसरा है आपका प्रभाकर वर्धन और चौथा है आपका आदित्य वर्धन। तो पुष्यभूति राजवंश की जो वंशावली है वो किसके राजा के नाम से जो है प्रारंभ होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका नरवर्धन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका नरवर्धन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। पहला ऑप्शन है आहार संस्कृति, दूसरा है आपका कायथक संस्कृति, तीसरा है आपका जोवे संस्कृति और चौथा है आपका मालवा संस्कृति। तो अधोलिखित में से कौन सी जो है आपकी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति की प्राचीनतम होगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो होगा आहार संस्कृति, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। पहला ऑप्शन है 10 राजतंत्र शासन में, दूसरा है 2 शासन तंत्रों में, तीसरा है 20 राजतंत्र शासन में और चौथा है 16 महाजनपद व गणराज्य में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो समस्त उत्तर भारत है वो किस में विभक्त था। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका 16 महाजनपद और गणराज्य में क्या था, वो विभक्त था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, है ना। जो आराम बाग है उसको किस मुगल बादशाह द्वारा बनवाया गया। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है आपका जहांगीर, चौथा है आपका बाबर। तो आराम बाग को किस मुगल बादशाह के द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 बाबर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। पहला ऑप्शन है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा है जी के गोखले और चौथा है आपका गांधी जी। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो वो किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है। पहले में दिया है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दूसरा है, तीसरा है आपका दयानंद सरस्वती और एमजी रणादे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्या है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आप किस लिए जानते हैं, तो इन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, विवेकानंद को किस लिए जानते हैं, तो विवेकानंद जी ने आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती क्या है, तो दयानंद सरस्वती का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। और एम जी रणादे ने किया था आपका यहाँ पे
प्रार्थना समाज की स्थापना, है ना, किसकी स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना MG रनाडे ने किया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कल्पना दत्त, दूसरा है मैडम भीकाजी कामा, तीसरा है एनी बिसेंट और चौथा है आपका प्रीतिलता वाडेदर। तो इन किसको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, मैडम भीकाजी कामा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण जो है प्राप्त होता है। यानी कि कौन से लेखक हैं जिसने अपनी पुस्तक में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के ईस्वी के इतिहास का विवरण जो है मिलता है। पहला ऑप्शन है कल्हण, दूसरा है बिल्हण, तीसरा है जलहण और चौथा है आपका कालिदास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे कल्हण, है ना। ऑप्शन नंबर 1 कल्हण जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जो है धारण की थी, है ना। दिल्ली के कौन से ऐसे सुल्तान हैं ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जो है प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और चौथा है आपका इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की गई थी। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है, जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है आपका नासिक से, दूसरा है बैतूल से, तीसरा है अमरकंटक और चौथा है महाबलेश्वर से। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा आपका नासिक के त्रयंबकम से निकलती है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है, प्रश्न दिया गया है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर से लाल जो है आपका अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर अरब सागर, तीसरा है भूमध्य सागर लाल सागर और चौथा है आपका भूमध्य सागर अरब सागर। तो स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताप वितक्रम के लिए आदर्श स्थितियां, है ना, ताप के जो वितक्रमण है उसके लिए आदर्श स्थितियां बताता है। पहला ऑप्शन है बादल युक्त आकाश, दूसरा है आपका शांत एवं स्थिर वायु, तीसरा है आपके लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो यहाँ पे आपको तीनों में से बताना है कि कौन कौन से जो होंगे ताप वितक्रमण के लिए आदर्श स्थितियां जो है प्रदर्शित करेंगी या बताएंगी। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, शांत और स्थिर वायु, है ना। केवल जो बी होगा शांत और स्थिर वायु यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा केवल बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघालय का पठार विस्तार है, जो मेघालय है उसका पठार का विस्तार कहाँ है। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है आपका तिब्बत का पठार। तो मेघालय का पठार का विस्तार कहाँ तक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका प्रायद्वीपीय पठार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपर्दन जो है अभिकर्ता बालूका स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है आपका हिमनद, दूसरा है आपका भूमिगत जल, तीसरा है पवन, चौथा है आपका नदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका जो बालूका स्तूप यानी कि बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पवन, है ना। हवा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना, पृथ्वी की जो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होगी उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मध्यमंडल, दूसरा है समतापमंडल, तीसरा ऑप्शन है आपका तापमंडल, चौथा है आपका क्षोभ मंडल। तो कौन सी जो मंडल है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत में होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल जो होती है टोपोस्फियर, वो सबसे जो है निचली मंडल होती है जहाँ पर हम सभी रहते हैं ना। पृथ्वी की सबसे नजदीकी परत जो है क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है जो गर्म धारा को प्रदर्शित करती है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है कनारी धारा, दूसरा है आपका लेब्राडोर की धारा, तीसरा है आपका क्यूरोशिया की धारा और चौथा है आपका कुराइल धारा। तो इनमें से कौन सी धारा जो होती है गर्म होती है, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका कुरुशिया धारा, है ना। कुरुशिया धारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है ना, सस्ता साधन है परिवहन का, उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका परिवहन का सबसे सस्ता साधन। पहला है आपका जल परिवहन, दूसरा है आपका रेल परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन और चौथा है वायु परिवहन। तो यहाँ पे आपको परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका जल परिवहन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जल परिवहन जो होगा सबसे सस्ता परिवहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ववर्ती नदी है, जो पूर्ववर्ती नदी है उसको हमें बताना है। पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है आपका गोदावरी, चौथा है आपका सतलज, है ना। तो कौन सी नदी जो है आपकी पूर्ववर्ती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज, है ना। सतलज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं, पृथ्वी के जो बाह्य परत होती है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जलमंडल, दूसरा है आपका क्षोभ मंडल, तीसरा है आपका पपड़ी या क्रस्ट और चौथा है आपका स्थल मंडल। तो पृथ्वी के बाह्य मंडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम स्थल मंडल, है ना। ऑप्शन नंबर 4 स्थल मंडल जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे। पहला ऑप्शन है आपका, ये दोस्तों आपका करंट अफेयर से पूछा गया है जो कि 2019 का है ना। आपको अभी करंट में जो भी हो रहा होगा उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो 2019 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ उसके लिए किस देश में गए थे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली, चौथा है आपका इंग्लैंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका फ्रांस गए थे, है ना। जो G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस गए थे जो हमारे पीएम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा है 33, तीसरा ऑप्शन है 34 और चौथा है आपका 30। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका 34, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लुई ईस्ट पॉलिसी का एक्ट जो है ईस्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। जो लुई ईस्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट जो है वो ईस्ट पॉलिसी में कब जो है उसको बदला गया, चेंज किया गया। पहला ऑप्शन है दिसंबर 2014, दूसरा ऑप्शन नवंबर 2015 में बदला गया, या फिर तीसरा ऑप्शन दिसंबर 2015 और चौथा है आपका नवंबर 2014। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका नवंबर 2014, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है आपका 10वीं अनुसूची में, तीसरा है 11वीं अनुसूची, चौथा है 12वीं अनुसूची और चौथा है आपका 9वीं अनुसूची। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन
और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में अंतर्निहित है। किसके कारण अंतर्निहित है? तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका कौन सा? 9वीं अनुसूची है ना। ऑप्शन नंबर 4 9वीं अनुसूची आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान सभा हुए उसके संविधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका के सुब्बा राव, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा ऑप्शन है बी एम राव और चौथा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जो संविधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका डॉक्टर बी एन राव है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? जो भारतीय संसद है उसकी सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा है प्रकलन समिति और चौथा है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? प्राक्कलन समिति है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे प्राक्कलन समिति करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है जिला पंचायत, दूसरा है आपका क्षेत्र पंचायत, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है आपका नगर निगम है ना। तो 73वें संशोधन में कौन सा जो है आपका सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा इसमें सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये तीनों जो हो गए है ना, जिला पंचायत हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत और क्या हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ये तीनों को जो है 73वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ए बी सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है आपका केंद्र को, दूसरा है राज्य तथा केंद्र को, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय निकायों को और चौथा है आपका राज्यों को। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका स्थानीय निकायों को है ना। स्थानीय निकायों को जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? जो मूल कर्तव्य हैं आपके उसको हमारे संविधान में कब लाया गया था? पहला ऑप्शन दिया है आपका 1977 में, दूसरा है 1978 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1979 में और तीसरा है आपका 1976 में। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो होगा आपका 1976 है ना। 1976 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? जो पंचायती राज है उसका सबसे पहले गठन जो है किस वर्ष में किया गया? पहला ऑप्शन दिया है आपका 1968, दूसरा है 1959, तीसरा है 1987 और चौथा है आपका 1972। तो पंचायती राज को सबसे पहले गठित कब किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1959 में है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? जो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है आपका 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा है आपका 16। तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या 15 है ना। 15 जो होती है आपकी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? वंदे मातरम जो है देश गान इसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम देश गान की रचयिता कौन, किसने उसको रचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग भैरव का गायन
समय क्या है? जो राग भैरव है उसको किस समय जो है गाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका दोपहर, दूसरा है आपका सायकालिक काल में, तीसरा है रात्रि और चौथा है आपका प्रातः काल में। तो कई बार दोस्तों आपने राग भैरव से रिलेटेड प्रश्न जो है पढ़े होंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। हम ये प्रश्न जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, तो आप जो है इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? जो सामान्य आपकी मिट्टी होती है, माटी, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10:1, दूसरा है आपका 15:1, तीसरा ऑप्शन है 20:1 और चौथा है 5:1। तो सामान्य मृदा में आपका कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है? तो वो होता है आपका 10:1, यानी कि 10 जो होगा आपका कार्बन और 1 आपका नाइट्रोजन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट मृदा से मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, दूसरा है आपका मृदा कणाकार, तीसरा है मृदा समूह और चौथा है आपका मृदा समुच्चय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका मृदा कणाकार, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? जो सिलाई मशीन है वो कब जो है भारी चलेगी? पहला ऑप्शन है आपका बेल्ट बहुत ढीला होने पर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, तीसरा ऑप्शन है शटल में धागा अटक जाने पर और चौथा है तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। तो सिलाई मशीन जो है वो कब भारी चलने लग जाती है? तो वो हो जाएगा आपका तेल की कमी और सफाई नहीं करने पर जो है वो क्या होने लगती है? भारी चलने लगती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी रोग जो है हो जाती है? ये आपका साइंस से विटामिन से प्रश्न पूछ दिया है कि वृद्धावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग जो है हो जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है आपका ऑस्टियोमलेशिया और चौथा है आपका रिकेट्स। तो वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है लिपोप्रोटीन और चौथा है आपका हीम। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका हीमोग्लोबिन, है ना। आप याद रखिएगा क्योंकि कई लोग जो है ग्लोबिन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्र की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है ना। आजकल जो यूरोप और जो भारत है उसमें किस जर्मन शिक्षा शास्त्र की पाठ्य योजना जो है पद्धति प्रचलित है? पहला ऑप्शन है आपका मांटसेरी, दूसरा है डॉल्टन, तीसरा है आपका हर्बर्ट, चौथा है आपका फ्रोबेल। तो इनमें से कौन सा जो है आपका पाठ्य योजना प्रचलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका फ्रोबेल, है ना। ऑप्शन नंबर 4 फ्रोबेल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना विधि आधारित है, जो योजना विधि है वो किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सुनने पर, दूसरा देखने पर, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं और चौथा है करके सीखने पर। तो योजना विधि किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करके सीखने पर, है ना। करके सीखने पर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? पहला ऑप्शन है विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरा है आपका ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट और चौथा है आपका मानव विकास रिपोर्ट। तो जो आपका क्या है आपका संपोषणीय विकास की संकल्पना को की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका डॉल्फिन गैंगेटिका, है ना। जो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा डॉल्फिन गैंगेटिका आपका यहाँ पे हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? कौन से वर्ष में आपका वन को संरक्षित अधिनियम पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे 1986, दूसरा है 1990, तीसरा है 1980 और चौथा है 1988। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1980, है ना। ऑप्शन नंबर 3 1980 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट जो गैस है वो नहीं है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है मीथेन और चौथा है आपका नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा? तो वो होगा आपका नाइट्रोजन, है ना। जो नाइट्रोजन होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जो मृदा संरक्षण है उसकी विधि नहीं होगी। पहला ऑप्शन है कीटनाशक रसायन, दूसरा है मृदा अपरदन को रोकना, तीसरा है जैविक खाद और चौथा है आपका फसल चक्र। तो मृदा संरक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं होगी? तो वो हो जाएगा आपका कीटनाशक रसायन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? जो ओलंपिक खेल खेले जाते हैं उनका आदर्श वाक्य जो होता है क्या होता है? पहला ऑप्शन है फॉर एवर हायर, दूसरा है आपका अल्टियस सिटियस फोर्टियस और दूसरा है यह बदलता रहता है और चौथा है आपका एवर अनवार्ड। तो कौन सा जो होगा आपका ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? वो हो जाएगा आपका अल्टियस सिटियस और फोर्टियस जो होगा यहाँ पे आपका ओलंपिक खेलों के लिए आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अर्जुन पुरस्कार जो है दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्रदीप खालको, दूसरा है पुलेला गोपीचंद, तीसरा है दारा सिंह और चौथा है आपका विशेष भृगुवंशी। तो इनमें से कौन से व्यक्ति को आपका अर्जुन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? दारा सिंह को, है ना। दारा सिंह को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि मनोरंजन जो होते हैं आपके खेलने कूदने ये सब जो होते हैं कितने तरीके के आपके होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा है 8, तीसरा है आपका 10 और चौथा है आपका 4। तो मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका 2, यानी कि 8 प्रकार के जो होते हैं आपके मनोरंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? यानी कि कौन सा ऐसा व्यायाम है ना, यानी कि एक्सरसाइज है जो घुटनों की शक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका वज्रासन, दूसरा है ताड़ासन, तीसरा है चक्रासन और चौथा है आपका सुखासन। तो घुटनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा जो होगा आपका व्यायाम हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे वज्रासन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 वज्रासन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? यानी कि जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है उसको कहाँ खोला गया? पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका आसाम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया आपका मणिपुर में, है ना। मणिपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरहर की संकर किस्म है, जो अरहर है अरहर दाल उसकी संकर किस्म कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका UPAS 120,
दूसरा ऑप्शन है ICPH 8, तीसरा है आपका बहार और चौथा है आपका ICPL 87। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका अरहर की संकर किस्म हो जाएगी? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे ICPH 8, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है ना? कौन सा राज्य है जहां को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा है आपका महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य को आप सोयाबीन राज्य कहते हैं? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है ना, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे हम सोयाबीन राज्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जो ग्रीन हाउस है उसमें सब्जी को उगाने की एक विधि होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है आपका वेजिटेबल फोर्सिंग, दूसरा है फ्लोटिंग गार्डनिंग, तीसरा है आपका किचन गार्डनिंग और चौथा है आपका ट्रक गार्डनिंग। तो ग्रीन हाउस में जो सब्जियों को उगाने की विधि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वेजिटेबल फोर्सिंग है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। जो मृदा है यानी मिट्टी है उसके कणों का औसत मूल्य घनत्व कितना होगा? पहला ऑप्शन है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है आपका 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और चौथा है 2.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मृदा यानी मिट्टी के कण का घनत्व औसत मूल्य कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो वो होगा 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है एकांतर, दूसरा है समोच्च, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार और चौथा है आपका षटभुजाकार। तो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बाग जो है लगाना है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका समोच्च है ना, आपका समोच्च यानी कि कंटूर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व है संतुलित आहार में उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन व खनिज लवण, चौथा है आपका कार्बोज। तो संतुलित आहार में जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व है वो कौन से हो जाएंगे? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? विटामिन व खनिज लवण है ना, जो विटामिन होंगे और मिनरल्स जो होते हैं आपके संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? पहला ऑप्शन है भुनना, दूसरा है आपका तलना, तीसरा है सेकना और चौथा है आपका उबालना। तो कौन सी विधि जो है भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कहलाएगी? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका उबालना है ना, स्टीमिंग जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होती है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है वो किस क्रिया में सहायक होगी? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, दूसरा है वसा के पाचन में, तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में और चौथा है प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है किस क्रिया के लिए सहायक होती है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रोटीन के पाचन में है ना, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन का पाचन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। जो चेचक है आपका चिकन पॉक्स है वायरस, उसका हमें यहाँ पे वायरस का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिका, दूसरा है विब्रियो कॉलरी, तीसरा है बेबिलस
टाइफोसस, चौथा ऑप्शन है वेरियोला वायरस। तो चेचक के विषाणु का नाम क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे वेरियोला वायरस, है ना। ऑप्शन नंबर 4 वेरियोला वायरस जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, जो शेफर विधि है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका पसली की हड्डी टूटने पर, दूसरा ऑप्शन है सामान्य मूर्छा आ जाने पर, तीसरा है टांग की हड्डी टूटने पर और चौथा है रोगी के पानी में डूबने पर। तो शेफर विधि का प्रयोग किस में करते हैं? तो वो करते हैं हम रोगी के पानी में डूबने पर जो है हम शेफर विधि का जो है प्रयोग करते हैं। तो ये थी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका जो है यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न, है ना, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको प्रश्न भी समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।